नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए चलते हैं क्लास 11th अभिव्यक्ति और माध्यम हिंदी ऐच्छिक पुस्तक है जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम जनसंचार माध्यम और लेखन कार्य। सबसे पहला टॉपिक है कि जनसंचार क्या होता है और इसका लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो जो क्लास 11 CBSE की जो पुस्तक है इसमें हम अध्ययन करेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको समझेंगे जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अर्थ क्या होता है। जनसंचार का जो अर्थ होता है तो यह चर धातु से संपन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। जनसंचार जो शब्द है तो इसमें संचार तो चर धातु से उत्पन्न है। संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार। वहीं बेल्वेर श्रेम प्रसिद्ध संचार शास्त्री हुए। उनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार क्या है? अनुभव, अपने अनुभव जो हैं उनकी साझेदारी, उनको किसी दूसरे को अपने अनुभवों को बताना, साझेदारी करना, उनको बांटना अनुभवों को, वही क्या है? संचार है। किसके अनुसार? प्रसिद्ध संचार शास्त्री हुए बेल्वेर श्रेम। वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर संचार कि संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं और एक उंगली के स्पर्श से दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित और दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। वहीं अगर बात करते हैं आगे तो संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले और पाने वाले दोनों की ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। एक के अभाव में भी ये संभव नहीं। तो इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक इंटरएक्टिव प्रक्रिया है। अंतरक्रियात्मक एक प्रक्रिया है जिसको कि इंग्लिश में इंटरएक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। किसको? संचार को। आइए समझते हैं कि संचार के जो विभिन्न तत्व हैं वे क्या हैं। तो संचार के विभिन्न तत्वों में आते हैं 7 प्रकार के तत्व। सबसे पहला स्रोत, दूसरा होता है कूटीकृत या इनकोडिंग कहते हैं, तीसरा संदेश, चौथा माध्यम या चैनल जिसको बोलते हैं, पांचवा होता है डिकोडिंग, छठा होता है फीडबैक और सातवां होता है शोर। सबसे पहले अगर बात करते हैं संचार के स्रोतों में या तत्वों में, तो स्रोत क्या होता है संचार के विभिन्न तत्वों में? तो स्रोत संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। संचार प्रक्रिया के स्रोत का क्या है? अर्थात स्रोत संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वह स्रोत है। क्या है? व्यक्ति अगर अपने संदेश या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना चाहता है तो वह क्या है? स्रोत है। वहीं अगर दूसरी तरफ कूटीकृत या इनकोडिंग की अगर बात करते हैं तो संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। अर्थात संदेश जो भी लिखते हैं उसकी जो भाषा है, उसकी जो भाषा शैली है, किस प्रकार का संदेश लिखा जा रहा है, उसका ज्ञान होना चाहिए प्राप्त करने वाले को और भेजने वाले को। वहीं अगर संदेश की बात करते हैं कि सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। अर्थात उसमें किसी भी प्रकार के अन्य जो कि समझ न आने वाले
ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संदेश स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक होता है। वहीं अगर चैनल की बात करते हैं कि माध्यम किसके द्वारा, तो संदेश को किस माध्यम से, जैसे टेलीफोन के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। वहीं अगर डिकोडिंग की बात करते हैं कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना होता है। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति ने संदेश को प्राप्त किया, अर्थात भेजने वाला तो हो गया, संदेश भेजने वाला होता है जब वह संदेश कोई दूसरा प्राप्त करता है, तो उसको निहित अर्थ को समझना, उसमें जो लिखा हुआ है उस अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। वहीं अगर फीडबैक की बात करते हैं कि फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या नहीं। मान लो हमने संदेश प्राप्त किया और जैसे डाकिया आदि वो हमने मान लो साइन किए उस पर, तो हमारी जो क्या है फीडबैक, वह इससे पता चलता है कि संदेश हमारे पास आ पहुंचा है। शोर क्या होता है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती हैं। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है, अर्थात जो लेटर है कितनी देरों में, या संचार प्रक्रिया में जो रुकावट आई, रास्ते में बरसात पड़ गई या कुछ भी हो गया, लेटर खो गया, तो इस सब को क्या है, शोर कहा जाता है। वहीं अगर संचार के प्रकारों की बात करते हैं तो संचार के 4 प्रकार हैं, सॉरी 6 प्रकार होते हैं, सॉरी 6 नहीं, 14, 15, 16, 17 प्रकार हैं। किस प्रकार के संचार हैं, जैसे संचार होता है सबसे पहला सांकेतिक, जब संकेतों से बात समझाई जाती इशारों के माध्यम से, तो वह क्या होता है, सांकेतिक। वहीं मौखिक और अमौखिक की बात की जाए तो जब मुख खोलकर बोलकर संचार करें तो वह क्या होता है, मौखिक, और बिना मुख खोले बात समझाएं तब वह अमौखिक संचार कहलाता है। वहीं अंतःवैयक्तिक संचार, जब व्यक्ति अपने से बात करें, अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, तब वह अंतःवैयक्तिक संचार होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या होता है, अंतः मीन्स अंदर, जब व्यक्ति द्वारा अपने से बात करे अर्थात मन में प्रश्न करे और उत्तर भी दे, तो वह क्या होता है, भीतर ही भीतर, अंतः मीन्स होता है भीतर। वहीं अंतर्वैयक्तिक तो बाहरी कह सकते हैं कि बाहरी, कि जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर संचार करें तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। वो समूह संचार क्या है कि जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करें तो उसे क्या कहा जाता है, समूह संचार। जनसंचार क्या है कि जब हम समूह या यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। ये माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या है, जनसंचार के क्या है, साधन है ना। संचार के कार्य क्या होते हैं, तो प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना देना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या का समाधान, प्रतिक्रिया देना, भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब संचार के कार्य होते हैं। वहीं 6 नंबर पर अगर बात करते हैं तो क्या है, संचार के कार्य क्या है कि सूचना देना होता है, शिक्षित करना होता है, मनोरंजन करना, एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना होता है। वहीं अगर अगले नंबर की बात करते हैं 7वें नंबर की, तो आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीकी से प्रेरित हैं, परंतु भारतीय इतिहास गवाह है, साक्ष्य है कि देवर्षि नारद पहले समाचार वाचक माने जाते हैं। अर्थात सबसे प्राचीन
जो संदेशवाहक माना जाता है तो देवर्षि नारद जी माने जाते हैं। महाभारत काल में संजय की कल्पना, अर्थात संजय जो था महाभारत काल में संदेश कहते हैं कि उसको विभिन्न या अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वह अपने भीतरी मन से सब कुछ देख लेता था। तो जिसने युद्धों का आंखों देखा वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था और एक समृद्ध संचार व्यवस्था की ओर इशारा करता है। नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो जनसंचार के जो आधुनिक माध्यम हैं आप सभी जानते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि हैं। वहीं अगर अगला पॉइंट जो बात करते हैं जनसंचार की मजबूत कड़ी क्या है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, प्रिंट माध्यम है। यही समाचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। पहला समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना और तीसरा है पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाते हैं उन्हें व्यवस्थित ढंग से छापने का काम होता है संपादक का। संवाददाता जो होता है तो खबरें एकत्रित करके लाते हैं और व्यवस्थित ढंग से छापने का काम कौन करता है, संपादक महोदय। वहीं अगर नेक्स्ट चैप्टर की पॉइंट की बात करते हैं तो 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में क्या जेम्स ऑगस्ट हिकी क्या पत्रकारिता 400 साल पहले। क्वेश्चन यहीं से आया था एक कि सबसे प्राचीन जो कह सकते हैं माध्यम था वह क्या था, पत्रकारिता, जो कि 400 साल पहले प्रारंभ हुई थी। तो 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। पत्रकारिता की सर्वप्रथम शुरुआत 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। एक पत्र निकलता था, समाचार पत्र, उसका नाम था बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में निकलता था। कहाँ से, कोलकाता से। वह हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड भी 1826 ईस्वी में भी 1826 ईस्वी में कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ और जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकालकर इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। वहीं अगर अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त के नाम आते हैं स्वतंत्रता से पूर्व के पत्रकारों में, जिनके नाम आते हैं नंबर 1 गणेश शंकर विद्यार्थी, नंबर 2 माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 4 शिव पूजन सहाय, नंबर 5 राम वृक्ष बेनीपुरी, नंबर 6 बाल मुकुंद गुप्त और जो कि पहले 2-3 आए हैं। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं कि तो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो थीं जो कि प्राचीन समय में चला करती थीं, केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि हैं। आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकारों में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। आज़ादी के बाद के जो पत्रकारों की बात अगर करते हैं तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर सम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि पत्रकार आते हैं। समाचार पत्रों की अगर बात करते हैं तो नव भारत टाइम्स,
जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो कि समाचार पत्र थे। स्वतंत्रता के बाद या कह सकते हैं 1947 के बाद ये समाचार पत्र चलते थे। कौन कौन से? नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि। वहीं अगर पत्रिकाओं की अगर बात की जाए तो धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बनी, ये पत्रिकाएं स्वतंत्रता के बाद चला करती थी। अगर रेडियो की बात की जाए, किसकी? रेडियो साहित्य की, तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय आज भी बना हुआ है। 1895 ईस्वी में इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसी का रूपांतरण रेडियो है। अर्थात 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी ने वायरलेस की खोज की और उसका बदला हुआ रूप आज हमको क्या मिलता है? रेडियो। कब? 1895 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ। 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया है। रेडियो की स्थापना कब हुई इंडिया में? 1936 ईस्वी में। जबकि रेडियो का जो आविष्कार है 1895 ईस्वी में किसने किया? जी मार्कोनी ने। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर टेलीविज़न की अगर बात करते हैं, टीवी जिसको बोलते हैं, तो यह दृश्य श्रव्य माध्यम है जिसको देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसकी विश्वसनीयता अर्थात ख्याति जो है सर्वाधिक फैली हुई है। 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। कब? 1927 में सबसे पहले इसका प्रसारण किया। तो 1936 में BBC लंदन उसने क्या किया? अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की। कब? 1936 ईस्वी में। सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में। 1927 में तो इसका टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया, लेकिन 1936 ईस्वी में टेलीविज़न की जो सेवा थी उसको प्रारंभ कर दिया। कहाँ से? लंदन से। एक चैनल था, उस चैनल का नाम था BBC लंदन, जो कि रेडियो पर हमें आज भी सुनाई देता है। वहीं भारत में टेलीविज़न की जो शुरुआत है वह 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुई, जिसका उद्देश्य था सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। कब? 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। 15 अगस्त 1965 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस से विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ हो गई। 1965 से क्या है? 15 अगस्त से जो टीवी की जो विधिवत सेवा है वह प्रारंभ की गई और 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दे दिया गया। आकाशवाणी जो बोलते थे पहले रेडियो टेलीविज़न, तो उससे अलग करके 1976 में इसे दूरदर्शन का नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम जो था आकाशवाणी बोला करते थे, वहीं 1976 से इसका नाम क्या रखा गया? दूरदर्शन। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग करके क्या नाम दिया गया? तो दूरदर्शन नाम दिया गया। कब दिया गया? 1 अप्रैल 1976 को। पहले इसका नाम क्या था? आकाशवाणी। किसका? दूरदर्शन का। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सिनेमा के बारे में जानते हैं कि मनोरंजन के साथ परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन 1894 ईस्वी में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी। भारत में पहली मूक फिल्म 1913 ईस्वी में राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। भारत में
सबसे पहली मूक फिल्म कब आई? 1913 ईस्वी में। जबकि फ्रांस में जो पहली फिल्म थी 1894 ईस्वी में फ्रांस में आई, द अराइवल ऑफ ट्रेन बनी थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, कौन सी? आलम आरा बनी। और इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है। यह हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी फिल्में बनती हैं। वहीं अगर आज इंटरनेट की बात करते हैं तो आप सभी रूबरू होंगे, जानते होंगे कि इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद हैं। यह एक अंतः क्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मूक दर्शक नहीं है, वह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया। अश्लील पन्नों व आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं सामने आने लगी हैं। वहीं अगर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ा है तो जानते हैं कि जनसंचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। रेडियो, टेलीविज़न मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी ब्याह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए, कोई भी बिल जमा कराने, बैंक काम घर से करने के लिए करते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेट पर ही निर्भर है, और हो भी रहा है कि सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। नेट क्राइम बढ़ता जा रहा है, जहाँ सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुँचा देते हैं, वहीं वे अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंस जाता है। अखबार और टेलीविज़न चैनलों में कुछ खास मुद्दों को उछाला जाता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां एक और लोग शिक्षित, सचेत और जागरूक हो रहे हैं, वहीं नकारात्मक प्रभाव उन्हें भ्रमित, पथभ्रष्ट, अपने रास्ते से भ्रष्ट करता है और चरित्र पर भी प्रभाव उन पर डाल रहा है। एक जागरूक पाठक या श्रोता होने के नाते हमें आँखें, कान और दिमाग सदा खुले रहने जाहिर मानते हैं, अर्थात खुले रहने चाहिए। जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उनमें अनेक द्वारपाल, गेटकीपर कार्य करते हैं। द्वारपाल का कार्य जनसंचार से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना है। किसी जनसंचार माध्यम से काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं कि वहाँ किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड लाइक दिस चैनल।